हेलो स्टूडेंट्स, एक वैद्युत रासायनिक सेल के सेल विभव के लिए हम आज निर्दिष्ट समीकरण ज्ञात करेंगे। तो यदि सेल मानक अवस्था में है यानी उसका ताप 298 केल्विन है, दाब 1 एटमॉस्फेयर है और विलयन का सांद्रण मतलब जो विलयन सेल में प्रयोग किया गया है उसका सांद्रण 1 मोल प्रति लीटर है, तब सेल का इलेक्ट्रोड विभव सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है और उसे हम E0 से प्रदर्शित करते हैं और उसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जब सेल मानक अवस्था में नहीं है तब सेल के इलेक्ट्रोड विभव को हम ई से प्रदर्शित करेंगे और उसे ज्ञात करने के लिए निर्दिष्ट ने एक समीकरण दिया था जिसे निर्दिष्ट समीकरण कहते हैं। और ये समीकरण सेल के इलेक्ट्रोड विभव, सेल के ताप और सेल में उपस्थित स्पीसीज के सांद्रण में संबंध स्थापित करता है। तो हम यहाँ पे सेल के सेल विभव के लिए निर्दिष्ट समीकरण ज्ञात करने से पहले एक अकेले इलेक्ट्रोड विभव के लिए निर्दिष्ट समीकरण ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड अभिक्रिया है यानी अपचयन अभिक्रिया जिसमें एक धातु आयन है और वो विलयन एक्वस मीडियम में यानी विलयन में है और वो n इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके यानी अपचयित होके यहाँ पे धातु परमाणु में परिवर्तित हो जा रहा है और ये धातु परमाणु ठोस अवस्था में बदल जा रहा है। तो यहाँ पे हम इस समीकरण के लिए निर्दिष्ट समीकरण देख सकते हैं। ये होगा E=E0 माइनस यानी ये इलेक्ट्रोड विभव है, ये मानक इलेक्ट्रोड विभव है। तो इस धातु का इलेक्ट्रोड विभव बराबर होगा उस धातु के मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस RT/NF log बेस E और ऊपर है अपचयित अवस्था का सांद्रण बटे में ऑक्सीकृत अवस्था का सांद्रण। तो इस अभिक्रिया में हम देख सकते हैं कि धातु आयन धातु परमाणु में अपचयित हो रहा है। तो अपचयन के बाद जो पदार्थ मिलता है उसे अपचयित अवस्था में कहेंगे और इससे पहले जो अपचयन से पहले जो पदार्थ होगा उसे हम ऑक्सीकृत अवस्था कहेंगे धातु की। तो हम यहाँ पे ऊपर धातु की अपचयित अवस्था का सांद्रण लिखेंगे यानी धातु परमाणु का सांद्रण और नीचे उसके ऑक्सीकृत अवस्था यानी धातु आयन का सांद्रण लिखेंगे। तो अब यहाँ पे जो R है वो गैस स्थिरांक है जिसका मान होता है 8.314 जूल पर केल्विन मोल। ताप T ताप है, F फैराडे स्थिरांक है जिसका मान है 96,500 कूलम और N यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जो आयन के अपचयित होने के लिए ग्रहण की गई है। तो यहाँ पे आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचयित हो जा रहा है, धातु परमाणु में परिवर्तित हो जा रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है या फिर हम इसे इलेक्ट्रॉन के मोलों की संख्या भी कह सकते हैं वो n है और ये है अपचयित होने वाले पदार्थ का सांद्रण और ये ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ का सांद्रण को हम बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। तो अब हम इस समीकरण में देख सकते हैं कि इस समीकरण में हम कुछ मान रखना चाहते हैं। तो जो ठोस धातु होता है उस ठोस धातु का सांद्रण 1 इकाई होता है, मतलब सभी ठोस धातुओं के सांद्रण 1 इकाई होते हैं। तो यहाँ पे हम धातु परमाणु का सांद्रण 1 कर देंगे क्योंकि सभी ठोस धातुओं के सांद्रण 1 होते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं लॉग का आधार E है। अगर हम लॉग के E आधार को चेंज करके लॉग का आधार 10 करना चाहते हैं तो इसमें 2.303 का गुणा होगा। तो यानी हम यहाँ पे 10 करेंगे तो 2.303 का गुणा हो जाएगा। इस प्रकार से हमें समीकरण प्राप्त हो जाएगा जिसमें 2.303 का गुणा हुआ है आधार को बदलने पर और यहाँ पे हम ऊपर धातु परमाणु के सांद्रण को 1 कर दिए हैं। अब आगे हम ये गैस स्थिरांक R और फैराडे स्थिरांक F का मान रखेंगे। तो इसका मान है 8.314 जूल पर केल्विन मोल और इसका है 96,500 कूलम और हम ताप का मान 298 केल्विन रखेंगे क्योंकि सामान्य तौर पे कमरे का ताप 298 केल्विन यानी 25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस ताप को 298 केल्विन लेने से इलेक्ट्रोड या सेल मानक अवस्था में नहीं आ जाएगा क्योंकि अभी भी दाब को ना तो 1 एटमॉस्फेयर किया गया है ना ही विलयन का सांद्रण 1 मोल प्रति लीटर किया गया है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जब मान रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.059 और n का मान हम यहाँ पे नहीं रख रहे हैं क्योंकि अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए ग्रहण किए इस गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होगी। तो ये जो समीकरण होगा ये एक इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव के लिए निर्दिष्ट समीकरण होगा।
अब हम एक सेल के सेल विभव के लिए निर्दिष्ट समीकरण ज्ञात करेंगे। तो एक डेनियल सेल ले रहे हैं ये हम, इसमें जिंक आयन में परिवर्तित हो रहा है और कॉपर आयन कॉपर में परिवर्तित हो रहा है। तो सेल में बाएं ओर जो इलेक्ट्रोड लिखा होता है वो एनोड की भांति कार्य करता है और दाएं ओर कैथोड की भांति। और एक वैद्युत रासायनिक सेल में एनोड पे ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग करके आयन में परिवर्तित हो रहा है। और कैथोड पर अपचयन अभिक्रिया होती है, यानी इलेक्ट्रॉन का संयोग होता है, तो कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन का संयोग करके कॉपर परमाणु में परिवर्तित हो रहा है। यहाँ एनोड पर हम देख सकते हैं जिंक ऑक्सीकृत होकर जिंक आयन में परिवर्तित हो जा रहा है और यानी 2 इलेक्ट्रॉनों को सर्जित कर रहा है। तो यहाँ से हम ऊपर जो सूत्र ज्ञात किए हैं इलेक्ट्रोड विभव के लिए निर्दिष्ट समीकरण, उसी सूत्र से हम यहाँ जिंक इलेक्ट्रोड के लिए निर्दिष्ट समीकरण लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा जिंक का इलेक्ट्रोड विभव बराबर जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस 0.059/2। यहाँ पे n का मान हम 2 रखेंगे क्योंकि ये 2 जो है ये त्यागे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉन के मोलों की संख्या है। तो इसे हम यहाँ 2 लिख दिए और यहाँ पे जिंक आयन का सांद्रण जो कि विलयन अवस्था में उपस्थित है। और आगे हम कैथोड पे देखेंगे तो कैथोड पर कॉपर का देख सकते हैं, कैथोड पे कॉपर जो है अपचयित होकर कॉपर आयन में कॉपर धातु में परिवर्तित हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए निर्दिष्ट समीकरण लिखेंगे। तो ये हो जाएगा कॉपर का इलेक्ट्रोड बराबर कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड माइनस 0.059/2 log 10 आधार और 1/, कॉपर आयन जो कि विलयन में उपस्थित है उसका सांद्रण हो जाएगा। तो इसे हम समीकरण 2 और समीकरण 3 कर दिए हैं। चूँकि यहाँ हम सेल विभव के लिए निर्दिष्ट समीकरण ज्ञात करना चाहते हैं, इसलिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ई सेल यानी सेल विभव बराबर होगा कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव माइनस एनोड के इलेक्ट्रोड विभव के बराबर। यहाँ पे कैथोड कॉपर इलेक्ट्रोड है तो यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव हो जाएगा और एनोड जिंक इलेक्ट्रोड है तो यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड हो जाएगा। अब समीकरण 2 और 3 से इन दोनों मानों को हम रखेंगे तो इसका मान हो जाएगा निर्दिष्ट समीकरण जो प्राप्त किए हैं उससे। तो यहाँ पे हो जाएगा ये मान कॉपर के इलेक्ट्रोड के विभव के लिए और ये जिंक के इलेक्ट्रोड विभव के लिए ये मान हम रख देंगे। अब हम देख रहे हैं इन दोनों को ब्रैकेट खोल देंगे तो ये और ये माइनस ये यहाँ लिख दिया और इसमें 0.059/2 इन दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे माइनस चिन्ह के साथ। तो इसमें माइनस चिन्ह के साथ कॉमन लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो ये प्लस में हो गया और यहाँ पे हम देख रहे हैं माइनस और माइनस से ये प्लस हो जाएगा और जब प्लस से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे माइनस बच जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये प्राप्त हो जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि हमें जो लॉग मिला है उसमें दो लॉग माइनस में है और इनको जब हम 1 में करेंगे तो जो ये माइनस में है तो ये चीज़ें जो है अब भाग में आ जाएंगी। तो यानी 1/, कॉपर आयन का सांद्रण बटे हो जाएगा 1/, जिंक आयन का सांद्रण। तो हम जानते हैं कि जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर जाएगा और यहाँ बीच वाला इस बीच में। तो इस तरीके से ये 1 गुणे जिंक आयन का सांद्रण हो जाएगा जिंक आयन का सांद्रण और 1 गुणे कॉपर आयन का सांद्रण हो जाएगा कॉपर आयन का सांद्रण। तो ये हमें एक सेल के सेल विभव के लिए निर्दिष्ट समीकरण प्राप्त हुआ है। तो ये जो है ये इस डेनियल सेल के लिए हमें प्राप्त हुआ है। इसी तरीके से अगर हम ये डेनियल सेल ले रहे हैं जिसमें निकिल आयन का ऑक्सीकरण हो रहा है और निकिल धातु का ऑक्सीकरण से निकिल आयन प्राप्त हो रहा है और यहाँ सिल्वर आयन के अपचयन से सिल्वर धातु प्राप्त हो रहा है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं इस सेल के लिए इलेक्ट्रोड निर्दिष्ट समीकरण हो जाएगा इस तरीके से ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059/2 और ये log 10 और यहाँ पे ऊपर हो जाएगा निकिल आयन का सांद्रण बटे में यहाँ पे सिल्वर आयन का सांद्रण पे स्क्वायर है। तो हम देखें स्क्वायर क्यों हो रहा है, जब यहाँ अभिक्रिया हो रही है तो निकिल जो है वो निकिल आयन में चेंज हो रहा है और यहाँ पे
Ag का जो आयन है, सिल्वर का आयन सिल्वर परमाणु में परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि इस साइड आयन धनायन की संख्या 1 है और इस साइड जो आवेश है वो 2 है। तो यहाँ पे 1 आवेश है, यहाँ 2 आवेश है, तो इसको हम बैलेंस करना चाहेंगे। इसके लिए हम दोनों साइड Ag में 2 का गुणा कर देंगे। तो अब 1 Ag पे 1 धनावेश है, तो 2 Ag पे 2 धनावेश हो जाएगा और इस साइड भी 2 धनावेश हो जाएगा। तो इस तरीके से ये अब आवेश दोनों साइड बराबर हो गया है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि Ag के 2 आयन का प्रयोग किया जा रहा है। तो Ag आयन के मोलों की संख्या 2 है, तो मोलों की संख्या ही स्क्वायर के रूप में, मतलब जितने मोलों की संख्या होगी उतना घात यहाँ पे लग जाएगा। निकेल के मोलों की संख्या 1 है, तो यहाँ पे 1 घात है। इस प्रकार से हमें इस डैनियल सेल के लिए निर्दिष्ट समीकरण प्राप्त हो जाएगा। अब तक हम लोगों ने 2 सेल लेके उसके लिए निर्दिष्ट समीकरण ज्ञात किया। अब एक हम सामान्य सेल लेंगे और उसके सेल विभव के लिए निर्दिष्ट समीकरण ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि A और B दोनों n इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहे हैं, यानी अपचयित हो रहे हैं। यहाँ पे A के मोलों की संख्या स्मॉल a है और B के मोलों की संख्या स्मॉल b है और ये अपचयित होकर C और D बना रहे हैं और C के मोलों की संख्या स्मॉल c और D के मोलों की संख्या स्मॉल d है। चूँकि यहाँ अपचयन अभिक्रिया हो रही है, इसलिए ये पदार्थ की अपचयित अवस्था होगी और ये अपचयन से पहले जो पदार्थ हैं वो पदार्थ की ऑक्सीकृत अवस्था होगी। तो जब हम इस सेल के लिए निर्दिष्ट समीकरण लिखेंगे तो ये हो जाएगा, इस सेल का इलेक्ट्रोड विभव बराबर इस सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव -0.059/n इंटू लॉग का आधार 10 और ऊपर अपचयित पदार्थ का सांद्रण हमें लिखना है। तो यानी C और D का सांद्रण लिखेंगे और इसके जो मोलों की संख्या होगी उसको घात के रूप में लिखेंगे। तो C के सांद्रण पे स्मॉल c घात है और D के सांद्रण पे स्मॉल d घात है और नीचे अब ऑक्सीकृत अवस्था में जो पदार्थ का सांद्रण लिखेंगे तो यहाँ A और B ऑक्सीकृत अवस्था में है, इनका सांद्रण लिखें और इनके मोलों की संख्या को घात के रूप में लिख दिया गया है। तो ये एक सामान्य रासायनिक सेल के लिए सेल विभव के लिए निर्दिष्ट समीकरण ज्ञात हो जाएगा।